अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या मुज़ाकरात के फिर से शुरू होने की अभी भी कोई उम्मीद है? अगरचे तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि मुज़ाकराती अमल में वो नहीं बैठेंगे, लेकिन आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हम 28 जनवरी के मुज़ाकराती दौर में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक मुज़ाकराती कमेटी और इमरान खान की मुलाकात ना हो जाए। मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखते हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम ओपन लेटर भी लिखा है। हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि पीटीआई वाले हमारे पास कोई हंसी खुशी नहीं है, बल्कि तमाम हरबे इस्तेमाल करके आए थे। शायद ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान जो चौथा इजलास था वो 28 जनवरी को तलब कर रखा है। ताहम गुज़िश्ता रोज शेख वकास अकरम ने कहा था कि इमरान खान ने मुज़ाकरात होल्ड करने का नहीं कहा, बल्कि पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने भी आज कहा कि हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो फिर दाल में कुछ काला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है? इसके अलावा हुकूमत के सामने कुछ पार्लियामेंट्री चैलेंजेस हैं, जिनमें पीका और 26वीं आईनी तरमीम जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब मामला जा रहा है, उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अकील मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, ऐसा लगता है कि बात एक मरतबा फिर से मुलाकात पर आ गई है, तो क्या हुकूमत ये मुलाकात करवाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है और इमरान खान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अब यहाँ पे तो ख्वाहिश के बाद एक नई ख्वाहिश जो है वो जन्म लेती है और वो मंजरें यहाँ पे आ जाती है। जब इन राइटिंग डिमांड्स आ चुकी हैं और ये इंफरादी तौर पे जाके इस कमेटी कुछ मेंबरान बगैर मुलाकात भी करते रहते हैं। आज भी कुछ इन मेंबरान की मुलाकात हुई जिनकी कमेटी से ताल्लुक है, इनकी जो कमेटी के मेंबरान हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बस एक मुलाकात वो करा दें और फिर वहां से जो है हम फाइनल आपके साथ जो है तमाम तर मामलात को आगे लेके तब चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हुज्जत तमाम करके देख लेते हैं और एक्सपेक्टेडली, क्योंकि आज ही इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है या ये फरमाइश की गई है, तो एक्सपेक्टेडली कल, अगर कल नहीं तो फिर परसों जो है वो एक्सपेक्टेडली मुलाकात हो जाएगी। और ताकि ये 28 से पहले जो मीटिंग का टाइम है उससे पहले ये कम अज कम की ख्वाहिश और फरमाइश और जो हुज्जत तमाम करनी है वो भी कम अज कम हम कर लें, क्योंकि मुलाकात का कोई मकसद नहीं है। जब इन राइटिंग्स डिमांड आपने दे दी और तमाम तर मामला आपने तहरीरी तौर पे दे दिया, तो उस पर अब हमें रिस्पॉन्ड करना है। और हम इसीलिए हमने उनको कहा कि हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपसे तमाम तर इस मामले पे जो है हम उसका जवाब देंगे। हम इसको लीगल एम्बिट में देखेंगे और उसके साथ साथ जो जवाब देना है वो आपके सामने होगा। अब फिर इन्होंने यू टर्न लिया और इन्होंने कहा हम किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इस मुज़ाकरात के पूरे अमल में ये चौथी नशिस्त जो है उसमें नहीं बैठेंगे। लेकिन अब एक दोबारा कोई उम्मीद की किरण सामने नजर आ रही है कि शायद ये फिर इनको इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने की है अपने इस फैसले के ऊपर और नजरसानी करने के बाद शायद ये एक मुलाकात का जो बहाना भी बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक मुलाकात करा दें इस कमेटी के मेंबरान की बानी पीटीआई से, तो वो बिल्कुल हमारे तक ये बात पहुंच चुकी है। और बिल्कुल अगर फॉर्मली उन्होंने स्पीकर को नहीं कहा तो हमारे तक तो ये बात आ चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर्मली भी स्पीकर को कह दें, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर होगा कि स्पीकर साहब को ही फॉर्मली, क्योंकि अब शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया मुलाकात का, तो स्पीकर साहब ही उसमें जो है आप हमें फॉर्मली कहेंगे तो फिर हम करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अब ये तो चले अच्छा है, लेकिन हुकूमत का भी दूसरी तरफ एक प्रोसेस जो है वो चल रहा था। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लोग मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, उनसे मुशावरत भी करनी है। तो हुकूमत की तरफ ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है कि अभी भी कोई जवाब जो है वो तैयार हो रहा है जो दिया जाएगा, या आपकी तरफ प्रोसेस जो है वो इसी बात पर रुका हुआ है कि अगर पीटीआई दोबारा आती है या नहीं तो फिर ही कुछ फैसला होगा? देखिए रहमान साहब, हमारे कुछ जो क्योंकि 7 जमातें हैं इस पूरे मुज़ाकराती अमल में और उसमें उन्होंने अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करना है, फिर उन्होंने अपना एक लीगल ओपिनियन फॉर्म करना है, फिर उन्होंने हमें बताना है और हमारी सब कमेटी ऑलरेडी इस पे काम कर रही है।
हम काफी हद तक आगे जा चुके हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर, और जो पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्ड करना है इस तमाम तर मामले के ऊपर, या कुछ तो ऐसी बेतुकी जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड डिमांड्स हैं जिसमें कोई पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे ऑलरेडी रूलिंग आ चुकी है या कॉग्निजेंस ले चुकी है अदालत, तो उस पर तो कोई इतना मामला नहीं है। लेकिन अलबत्ता मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हम काफी हद तक उस पर व्यू जो है वो फॉर्म कर चुके हैं और काफी हद तक आगे जा चुके हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा क्योंकि एक दो जमातें ऐसी हैं जिनसे अभी तक हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ, तो वो आज तो हम चाहते हैं कि एक यूनानिमसली जो है तमाम तर मामले को डिसाइड करके कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जाए इस तमाम तर मामले को, रादर देन जो है वो कुछ का जवाब रह जाए और उनका जवाब इसका हमारे जो फाइनल जवाब है जो शेप अप होगा उसका हिस्सा। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब इसमें कोई सब्सटैंशियल चीज आपके जवाब में होगी या नहीं, क्योंकि आप तो पहले ही जो उनके तहरीरी मुतालबात थे उसको एक चार्जशीट जो है वो करार दे चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है वो आप भी कोई जवाब देकर एहतमाम हुज्जती जो है वो कर रहे हो? नहीं, देखिए इसमें सब्सटैंटिव बातें जरूर हैं, और मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये मीटिंग में आ जाए तो बिल्कुल मायूसी तो नहीं होगी इनको, और अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं चीजों के ऊपर। ये भी नहीं है कि आप इतनी रिजिड सोच के साथ जो है वो आपने डिमांड्स तो सामने रखते हैं, लेकिन आप फिर हमारी भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी कंसिडर करें, उसको भी देखें कि हमारा जो एक पॉइंट है वो उसको भी सामने आना चाहिए, और जो हम उस पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं आपकी तमाम तर डिमांड्स में वो भी सामने आने चाहिए, और हम उस पर क्या आपको ऑफर कर सकते हैं और क्या नहीं ऑफर कर सकते वो भी सामने आना चाहिए। तो कम से कम निश्चित का होना जरूरी है ताकि वंस एंड फॉर ऑल जो है ये मामला सेटल हो। ठीक है। लेकिन एक और इशू जो बैरिस्टर साहब आप उस मामले के साथ बड़ा क्लोजली जो है वो एंगेज रहे थे, वो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जो है वो जा रहा है। बिलावल ने तो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा है कि इसको कोई अंडू नहीं कर सकता सवाए पार्लियामान के। तो हुकूमत इसके जो लीगल चैलेंजेस हैं इस तरमीम के, उनको हुकूमत किस तरह से देख रही है? रहमान साहब, बिल्कुल ये अब क्योंकि पिटिशंस जो हैं वो लिस्टेड फॉर हियरिंग है, और उस पे 27 तारीख को सोमवार वाले दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने टेकअप कर ली हैं ये तमाम तर पिटिशंस जो आई थी मुख्तलिफ वकला की तरफ से या बार एसोसिएशन की तरफ से या सिविल सोसाइटी की तरफ से। तो अब पीटीआई ने भी फाइनली अपनी पिटिशन फाइल कर दी है, तो उसको भी क्लब कर दिया जाएगा इस तमाम तर मामले के साथ, क्योंकि सारी पिटिशंस इकट्ठे जोड़ के उनको लगाना और उस पर सुनवाई, क्योंकि रूलिंग तो एक ही आ सकती है। तो इस तमाम तर मामले पे बिल्कुल मैं तो क्लियर हूं, क्योंकि अगर ये इन कॉन्ट्रवेंशन है विद एनी ऑफ द प्रोविजंस और एनी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो मामला ये जो एलेज किया जा रहा है ये आगे बढ़ेगा, देखा जाएगा। लेकिन बादिए नजर में जब हमने ये 26वीं आईनी तरमीम की तो हमने कोई प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन की है या आईने पाकिस्तान की जो कोई प्रोविजन है उसको हमने वायलेट नहीं किया। ये बिल्कुल उसकी एसेंस के साथ है और उसकी एसेंस में से है, और बिल्कुल उसके साथ ये मैच करती है, और कोई अल्ट्रा वायरस नहीं है इसकी कोई प्रोविजन या कोई आर्टिकल। लेकिन उनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि ये पूरा क्योंकि स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया, ये तो कोई वैलिड वजह नहीं हुई कि स्ट्रक्चर तब्दील हो गया या नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो कॉन्सेप्ट है विद द एडवेंट ऑफ टाइम, जो केसेस का इतना बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होना है, अभी हाल ही में हमने सीआरपीसी में भी जो फौजदारी है उसमें भी बेहतरी लेके आए हैं। 108 तरमीम है जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है, वो भी मामला कमेटी के पास गया, और कभी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले इजलास में उसको भी टेकअप किया जाएगा और ये मामला वहां से भी पास हो जाएगा, और ये एक बेहतर स्ट्रीमलाइंड जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में जो है ये मददगार साबित होगा। तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इसको देखें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या आईनी बेंच फैसला करता है कि इसको फुल कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी एक सवाल है। और तो ये अब तमाम तर मामला उस आईनी बेंच ने फैसला करना है, क्योंकि कॉग्निजेंस ले ली है, उन्होंने डेट सेट कर दी है इसकी हेयरिंग के लिए, और ये मामला बेहतर है कि ये भी डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल हो जाए, ताकि ये भी मामला फाइनलाइज हो, जिसमें आए रोज दुश्वारी हो रही है, कुछ जजेस को क्लैरिटी नहीं हो रही इस मामले के ऊपर, तो वो क्लियर होना चाहिए तमाम का मामला।
ठीक है, राइट। बैरिस्टर साहब, एक और इशू, क्योंकि आप पार्लिमानी अमूर को भी जो है वो देखते हैं, हुकूमती पार्लिमानी अमूर को, वो पीका एक्ट का है, तो वहां पर दो एतराजात जो है वो आ रहे हैं। एक तो ये कि ये जो बिल आप पास करवा रहे हैं ये बहुत जल्दी के अंदर जो है वो करवा रहे हैं, और ये जो दूसरा खासतौर पर इस एक्ट के हवाले से बात हो रही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं आपने उनको एतमाद में नहीं लिया। तो अब क्योंकि मौका है, ये वक्त है, तो हुकूमत ये करेगी कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले और इस बिल के ऊपर जो है वो बहस हो, इसको देखा जाए। देखिए, आपका जो पहला पॉइंट है इसमें मैं बिल्कुल ये जरूर अर्ज करूंगा कि हमने ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है, ये आपको याद होगा जब मरियम औरंगजेब साहिबा थी वफाकी वजीर इत्तलात, वहां से उस वक्त शुरू हुआ था पीडीएम के टाइम पे, और उसको हमने आगे बढ़ाया, उसमें चेंजेस लेके आए, उसमें बेहतरी लेके आए, और ये पिछले 2-2.5 माह से ये तमाम तर मामला चल रहा है। और इसके ऊपर क्योंकि ये 4 मिनिस्ट्रीज के बीच में था तो ये बैक एंड फोर्थ होता रहा, और अभी हमने नेशनल असेंबली में तो इसको प्रेजेंट किया, और उस पर कंसल्टेशन अब क्योंकि सेनेट में गया तो सेनेट की कमेटी के पास है और उसमें कंसल्टेशन हो सकती है। हमने साफ नीयत के साथ फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स न्यूज को कर्व करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमने उसको डिफाइन किया और उसको मंजर आम पे लेके आए, और इंटेंशन का एलिमेंट रखा कि उसमें नीयत का एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि किसी ने अगर जानते बूझते ये तमाम तर हकायक को जानने के बावजूद ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, या उस फेक या फॉल्स न्यूज को डिसेमिनेट या डिस्ट्रीब्यूट किया है या स्प्रेड किया है, तो फिर तो ये जुर्म का मुर्तकिब होना चाहिए उनको। और ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है सियासतदानों का, ये अवाम का इशू खाली नहीं है, ये आप सहाफियों का भी इशू है, क्योंकि आप ही की बरादरी में से कई लोग इसी फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ेरे अताब आए हैं। और मैं अगर तलत साहब की बात करूं, मैं हसन अय्यूब साहब की बात करूं, दीगर सहाफियों की बात करूं, जिनके घरों की तस्वीर, जिनके ऊपर उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसको पब्लिक डोमेन में लीक किया गया और लोगों को इन्वाइट किया गया और इश्तियाल दिलवाया गया कि इन लोगों को जो है इनके ऊपर हमला किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी एक सहाफ़ी खातून भी हैं जो आपकी कॉलीग भी हैं, मोना आलम साहिबा, उनकी जिस तरह की एक मॉर्फ या फेक वीडियो लगा के और उनके साथ मंसूब किया गया उस तमाम तर मामले को, तो आप तो खुद इसकी जद में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस अब सेनेट में होना है, और वफाकी वज़ीर इत्तलात तारिक साहब ने बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया, क्लैरिफाई किया जर्नलिस्ट को जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, उन तमाम को कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट को किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाते। तो ये कम से कम एक इस हवाले से जरूर देखा जाए, लेकिन उसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। आपके साथ मशावरत जो है वो बिल्कुल सेनेट की कमेटी में है और वो करेंगे भी, एज ए स्पेशल इन्वाइटी वो जाएंगे और वो मशावरत करेंगे। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हुकूमती मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो मामला है मुज़ाकरात वाला तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अहम इंतजामी तब्दीलियां भी की हैं। एक तो इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी पीटीआई ने उनकी ख्वाहिश पर फैसला किया और उनकी जगह जुनेद अकबर को सदर मुकर्रर किया है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन साहब ज़ाहिर वज़ीर आला हैं, बतौर वज़ीर आला उनकी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं गवर्नेंस के हवाले से, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने आज फैसला किया है कि जुनेद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI को सदर। अब उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में पार्टी मुनज़्ज़म करने से मुतालिक मजीद लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। गुज़िश्ता दिनों बुशरा बीबी की तर्जुमानी पर भी पार्टी में तनाज़ा हो गया था और मशाल यूसुफजई और मुसर्रत जमशेद चीमा के मुतज़ाद दावे सामने आए थे। आज सलमान अकरम राजा ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मशाल यूसुफजई ही बुशरा बीबी की तर्जुमान है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं यानी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी और सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस तरमीम के तहत होने वाले
तमाम इक़दामात को कलअदम करार दिया जाए और इस तरमीम के जरिए पार्लियामान के आइन के जो बुनियादी खदोखाल हैं उनको तब्दील करने की कोशिश की गई है। अब इन मामलात पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा है, पाक तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो मुज़ाकरात के हवाले से मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं, आज तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि मुलाकात करवाई जाए और होगी तो फिर उसके बाद कोई फाइनल बात जो है वो सामने आएगी। तो क्या ये कोई पोजीशन में कोई तब्दीली हुई है? क्योंकि तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, या फिर जो है ये वही पोजीशन है जो पहले थी? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले थे और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें बुनियादी किरदार भी इमरान खान साहब ने खुद ही अदा किया है। मुज़ाकरात से बाहर निकलने का फैसला हमने बअमर मजबूरी किया है। हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन 26 नवंबर का और 9 मई का बनाने पे संजीदगी का इजहार करती तो कभी ये नौबत ना आती। आज भी अगर हुकूमत असूली तौर पे इस बात को मान जाए कि कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं तो फिर मेरे ख्याल में शायद मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के इम्कानात हो सकते हैं। क्या ये जो मुलाकात खान साहब से हुई है और खान साहब की तरफ से बात आई है कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो, मैं इसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता कि इस मुलाकात के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी का अगर इमरान खान साहब से मुलाकात का इंतजाम हो जाता है मेरे ख्याल में ये मस्बत सियासी पेशरफ्त होगी। राइट, लेकिन इसमें हुकूमत जो मेन मुतालबा है जुडिशल कमीशन का, अली मोहम्मद खान साहब उस हवाले से अपना मौक़िफ़ तो दे चुकी है। तो आपको लगता है कि कोई लचक दिखाई जा सकती है, या हुकूमत तो कह चुकी है क्योंकि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, तो फिर आपको लगता है कि यहां पर कुछ हो सकता है या हुकूमत के पास कुछ मार्जिन है? रहमान साहब, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि मुझे नहीं इल्म कि क्या उनके पास इख्तियार है। बज़ाहिर तो एक हुकूमत के पास इख्तियार होना चाहिए। कितनी जरूरत है, या अगर आप मेरे से पूछे तो हमसे ज्यादा इस वक्त इनकी जरूरत है, क्योंकि बाकी चीजें तो चलो सियासी हैं, सीरी के मामलात हैं, हमने भी जेल काटी निकल आए, बाकी भी बहुत से असीरान निकल आएंगे। इमरान खान साहब के हौसले बुलंद हैं, आज नहीं तो कल वो भी निकल आएंगे। 9 मई का मामला भी अगर आप देखें तो उसमें वो शिद्दत वो हिद्दत नहीं है जो 26 नवंबर की रात थी। तो 26 नवंबर की रात जो यहाँ पे लोग दुनिया से रुखसत हुए, शहीद हो गए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मौजूदा निजाम पे, बिलखुसूस वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बराजमान शहबाज शरीफ साहब पे। अगर हम ये डिमांड करें या ना करें, लेकिन अगर मियाँ साहब की फैमिली ने, नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने या मरियम बीबी ने पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में आगे सियासत करनी है और खैबर पख्तूनख्वा में या छोटे सूबों में अपनी सियासत का कोई फुटप्रिंट जारी रखना है, बाकी रखना है, ये उनकी सियासी जरूरत है, ये उनकी कंपल्शन है कि 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी वो करें, क्योंकि सियासी आदमी कभी अपने हाथ में खून नहीं रहने देता कि वो उसको खून आलूद हाथों के साथ अवाम के पास जाना पड़े। मियां शहबाज शरीफ को कुछ ना कुछ पॉलिटिकल वे आउट इसका चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसका तो हमसे ज्यादा फायदा उनको है अगर इसकी बेलाग इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर वो समझते हैं कि वो बेगुनाह है तो वो फिर क्यों जुडिशल कमीशन से भाग रहे हैं? ठीक, लेकिन इसमें अली मोहम्मद खान साहब, ये जो जुडिशल कमीशन वाला मामला है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को नॉन नेगोशिएबल कह रही है, तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ इस पर कुछ लचक दिखा सकती है, या फिर क्या इसका कोई मुतबादिल है जुडिशल कमीशन का जो काबिल कबूल हो सकता है? देखिए, ये तो सवाल ऐसा है कि इस पे इमरान खान साहब की जब तक उनकी तरफ से इस पे गाइडेंस ना हो, मैं इस पे अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन मेरे ख्याल में जो हाईएस्ट फोरम है मुल्क का, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जो भी कमीशन बनता है, दोनों तरफैन को इस पे कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप इस वक्त फी जमाना
एज ऑफ नाउ जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आज की जो कंपोजिशन है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उनसे ज्यादा तो हमें रिजर्वेशन होंगी ना। 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का ओहदा एक साइड पे रह गया, उनकी अपनी ड्यूटियां हैं। सीनियर जो सीनियर जजेस का जो एक सिस्टम होता था उसमें अभी एक नया एंट्री हो गई है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। तो इन हालात में अगर हम लोग जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थे, जो बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने पास की, हमारे लोगों को अगवा करके, थ्रेट करके, पता नहीं क्या क्या करके, ब्लैकमेल करके, हमें रिजर्वेशन होनी चाहिए, हमें डर लगना चाहिए ना, हमें एतराज होना चाहिए ना जुडिशल कमीशन पे। तो हुकूमत क्यों भाग रही है? या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? अच्छा, लेकिन इसमें अलवी मोहम्मद खान साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला है, अब ये क्योंकि कोर्ट के सामने जा रहा है, आपने भी आज आपकी पार्टी ने भी जो है वो चैलेंज कर दिया है, तो क्योंकि आप एक जो है वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं, लॉयर भी हैं, तो बिलावल का इस पर एक मौकफ जो है वो बड़ा वाज़े आया है। उन्होंने कहा कि अगर इसको कोई अनडू कर सकता है तो वो पार्लियामान ही कर सकती है। आप इस मामले को और इस मौक़िफ़ को किस तरह से देखते हैं पार्लिमानी और कानूनी नुक्ता नज़र से? देखिए, बिलावल साहब बिलाशुबा चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी अपने आप को आइन को तख्लीक देने वाली जमात के तौर पे हमेशा मुतारफ कराती है। ये अलग बात है, ये कलंक का टीका भी अपने माथे पे बड़े फख्र से सजाए बैठे हैं। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि भुट्टो साहब की जमात, बेनजीर शहीद की जमात ने अपने ही हाथ के बनाए हुए आइन में एक गैर आईनी शिगाफ डाली 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, और उसमें माजी में अफसोस के साथ, फिर मैं कह रहा हूं 2 बार मैंने अफसोस किया है कि माजी में तो सिर्फ ये होता था ना कि छंगा मांगा सियासत है, पैसा चल गया, किसी का जमीर खरीद लिया। ये पहली बार हुआ है कि लोगों को थ्रेट करके आईनी तरमीम पास हुई है, लेकिन हो गई। अब आपने आईनी तरमीम कर दी, तो इस हद तक तो मैं मुत्तफिक हूं बिलावल साहब से कि पार्लियामेंट से अगर कोई लॉ मेकिंग होती है तो उसको पार्लियामेंट ही अनडू करती है। लेकिन बतौर वकील एक नुक्ता सामने रखूंगा जहां मैं बिलावल साहब से फिर एग्री नहीं करता, और वो ये नुक्ता है कि जहां ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, इसमें कौमी असेंबली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी ग्रूम नॉर्म, ये लीगल टर्म है, जो उसकी बुनियाद है, उसकी जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो बुनियाद है आइन की, अगर उसको चेंज करती है तो वहां फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन स्टार्ट हो सकती है कि अगर कोई चीज, कोई अमेंडमेंट अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फिर अनडू कर सकती है। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिस उजलत में, जिस एक सबको थ्रेट करके बनाई गई है, और बुनियादी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उससे डैमेज हुआ है। क्यों मैं कह रहा हूं, तो मैं उसकी वजाहत करता हूं। उस पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन क्यों ले सकती है? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है वो ये है कि देयर विल बी अ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, देयर विल बी एन एग्जीक्यूटिव एंड देयर विल बी जुडिशरी, जो अपनी अपनी पैराफर्नैलिया में आजाद होंगे। यहां आपने ये तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया है, खासकर चीफ जस्टिस साहब के ओहदे की। और सुप्रीम कोर्ट को अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि किसी ना किसी लेवल पे वो आपने सबसर्वेंट कर दिया है, इवन एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के तो कर ही दिया, एग्जीक्यूटिव के भी कर दिया है। हालांकि हमेशा ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट को आप इन चीजों से बाहर रखते थे, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद ही है कि एक आजाद अदलिया के लिए हम सब ने स्टैंड लिया। इमरान खान साहब ने लिया, काजी हुसैन अहमद साहब ने लिया, बेनजीर भुट्टो शहीद ने लिया, इवन मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया। वो सारी, और वकला मूवमेंट हमारी वकला की, वो सारी आपने अनडू कर दी है, निगेट कर दी है 26वीं आईनी तरमीम करके। मेरे ख्याल में देयर इज अ फेयर चांस, काफी ठीक ठाक चांस है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है। ठीक, राइट। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, एक जो तनकीद होती है हुकूमत की तरफ से, और वो मुज़ाकरात के हवाले से भी है, चाहे वो आईनी तरमीम का मामला हो, चाहे वो कानून साजी हो, पीका एक्ट पर भी यही बात हो रही है, 26वीं आईनी तरमीम पर भी ये बात हुई कि तहरीक इंसाफ जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, और वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के बजाय इस प्रोसेस से बाहर रहना जो है वो उसको पसंद करती है। तो इस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं इस सारी कानून साजी के बैकड्रॉप में? रहमान साहब, हमें ये समझना होगा कि तहरीक इंसाफ क्या है।
या तहरीक इंसाफ एक आम सियासी जमात है? जस्ट वन अनदर पॉलिटिकल पार्टी? आई वुड बेग टू डिसएग्री। नो, इट इज नॉट जस्ट वन अनदर पॉलिटिकल पार्टी। अगर ये एक सियासी जमात सिर्फ हो तो वो पहले से मौजूद है। मियां साहब की जमात है, जरदारी साहब की जमात है, मौलाना साहब की जमात है, MQM है, ANP है, बहुत सारे जमात इस्लामी है। दिस इज द मूवमेंट। और ये क्यों बनी? क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी जमात की जरूरत थी? नहीं, पाकिस्तान में एक सियासी तहरीक की जरूरत थी। और नजरियाती सियासत जो भुट्टो साहब की वफात के बाद और पैसेज ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में नजरिए या लॉयल्टी जिसको कहते हैं कि एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पे सियासत मफकूद होती रहेगी। एक जमाना था जब लेफ्ट की सियासत होती थी, या एक जमाना था जब जमात इस्लामी की सियासत थी। 2002 में आपने देखा। लेकिन एक नजरियाती सियासत मफकूद होती गई, खत्म होती गई, और हल्के की सियासत और पावर पॉलिटिक्स आती गई। स्पेस क्रिएट हुई एक ऐसी जमात के लिए जो एक नजरियाती सियासत, एक करप्शन फ्री अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव के साथ आए। हम लोग आगे। अब इस जमात से ये तवक्को करना कि आपके साथ गुडी गुडी बन के बैठ के सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करेंगे, नो। हमारे पीछे जो करोड़ों लोग हैं वो हमसे चेंज और तब्दीली चाहते हैं। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ तो ऐसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं कर सकती। राइट, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। राइट, ठीक है, बहुत अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी हुकूमत से कुछ नाला नजर आ रही है। पंजाब में पावर शेयरिंग और दीगर मामलात पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तवातुर के साथ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। आज भी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजर्बा मायूस कुन है। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इस बार तजर्बे की नाकामी की सूरत में हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गुज़िश्ता रोज भी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो हुआ था उसमें पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए थे और कहा था कि नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही। जो मुज़ाकरात के लिए कमेटियां थी वो भी तहलील कर दी, ये खबर सामने आई और फिर कहा यह गया कि आसिफ अली जरदारी जो सदर ममलिकत भी हैं वो इस हवाले से फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी इन सारे मामलों को किस तरह से देखती है और साथ ही साथ जो मुज़ाकरात वाला मामला और 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला भी, इस पर बात करने के लिए कमर ज़मान कायरा साहब के हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ इसमें भी शिकायत पता लगा कि नून लीग के खिलाफ काफी जो है वो लगाई गई, लेकिन इससे पहले भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है। तो ये क्या वजह है कि बावजूद इसके कि कन्वे हो रहे हैं बार बार, लेकिन उसके आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे? पहली बात तो ये है जी कि जो हमारे मेंबरान ने वहां अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये पार्टी का हाईएस्ट फोरम था। ये तहफ़्फ़ुज़ात वही थे जो हम आए दिन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौके पे मीडिया के जरिए ये बात आप तक पहुंचाते रहे और मुस्लिम लीग तक भी पहुंचाते रहे कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो एग्रीमेंट हमारे हुए हैं उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा। और हम सजेस्ट करते रहे कि आप, और आज भी कर रहे हैं, कि आप अगर स्मूथ गवर्नमेंट चाहते हैं, मुल्क पहले ही बड़े मसाइल का शिकार है, तो जो हमारे साथ तयशुदा फार्मूला है उसको तो कम से कम अमल दरामद करें ना। हम उससे बियॉन्ड तो कुछ मांग नहीं रहे। हम वी आर नॉट बेगिंग एनीथिंग। हम कोई ना तो मांग रहे हैं ना ही धमकी दे रहे हैं। हम तजवीज दे रहे हैं कि यार इस तरह गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होएगा और हमारे सब देखे ना, हम मुखालिफ जमात हैं एक दूसरे की। एक हालात के तहत हम इकट्ठे हैं कि एक वक्त किसी एक जमात का अक्सरियत नहीं थी, लिहाजा इस सूरत हाल में अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो हमारी जमात के लोग भी हमारी क़यादत के ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं, वो दबाव डालते हैं कि जी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ एग्रीमेंट जो हुआ क्यों वादे पूरे नहीं हो रहे। तो क़यादत भी फिर मजबूर हो जाती है, हमारे कारकुन भी मायूस होते हैं। तो लेकिन एड्रेस क्यों नहीं हो रहे? देखिए मैं तो कायरा साहब, आपसे पहले भी बात हुई है, आपने कहा वर्किंग रिलेशनशिप में ये मसाइल होते हैं, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप में फिर जब मसला आता है तो वो हल भी होता है। तो ये क्या वजह, आपको क्या लगता है ये हल क्यों नहीं हो रहे इश्यूज? देखिए आस्ता आस्ता हमारी जमात के अंदर ये एक तासर उभरना शुरू हो गया है कि मुस्लिम लीग टाइम बाय कर रही है, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा यही कहा गया कि मुस्लिम लीग के
की क़यादत से फिर राब्ता कर लिया जाए और उनके सदर जो है मुस्लिम लीग के, उनसे राब्ता करके उनसे बात की जाए कि जो मामला हमारा तयशुदा है उसको हल किया जाए। तो हम कोई क्राइसिस खड़ा नहीं करना चाहते किसी सूरत फायदे में है, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन बेहतरी के अमल को और कंसोलिडेट करें, उसको पक्का करें। अच्छा कारी साहब, ये जो मुज़ाकरात वाला मामला चल रहा है, आई नो आपने इस तरह के बहुत सारे अदवार जो है वो देखे हैं, ऑल्दो कमेटी में आप नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी राय इस पर जानना चाहता हूं। ये जो अभी एक डेडलॉक आ गया है या पीटीआई जो है वो उस प्रोसेस से बाहर आ गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं जो है वो इस डेवलपमेंट को? देखिए, मुज़ाकरात बुनियादी तौर पे क्यों किए जाते हैं? किसी मौके पे कोई सूरत हाल आपस में उलझ जाती है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान या हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान या अपोजिशन के अंदर अपने अंदर कोई क्राइसिस खड़ा हो जाता है, कोई क्लैश बन जाता है, कोई नुक्ता एतराज बन जाता है, तो उस पर बैठ के रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। ये मुज़ाकरात क्या है? पीटीआई का अपना एक वर्जन है और उस वर्जन में उनके कई सारे पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट का उसके ऊपर अपना एक जवाब भी है और एक जवाबी वर्जन भी है। तरीकाकार ये होता है कि आप अपने अपने जो होते हैं ना जी पॉइंट्स, वो सामने रख के तो मुज़ाकरात में बैठते हैं और उस पे एक एक पॉइंट डिबेट होता है और फिर गवर्नमेंट की जो भी दूसरा फरीक होता है वो अपनी राय देता है कि मैं इसमें ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, मैं इस तरह नहीं कर सकता और उसकी वजह ये है। फिर इसके ऊपर डिबेट करने के बाद दोनों फ्री कैन को अपने अपने पेडेस्टल से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है। ये जो तासर इस वक्त बन गया है या हमारे मुल्क का माहौल ही बन गया है अनफॉर्चुनेटली, अब तो हम गुफ्तगू में भी ऐसे ही हो गए कि हम एक दूसरे को पिछाड़ने के चक्कर में, आप और मैं बहस कर रहे हैं, आपने एक सवाल किया, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, आप उस पर काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लाजम नहीं है, ये मेरी राय है, लाजम तो नहीं है ना कि आप मेरी बात माने, आपकी अपनी राय है। मेरा ये तासर बन गया है, आदत बन गई है कि मैं आपको पिछाड़ के उठूंगा। यही काम यहां हो रहा है। सियासी जमातें कोई ये मलाखा नहीं खेल रही कि एक दूसरे की हमने चित करना है उसको, बल्कि अपने रास्ते निकाले हैं। और पीटीआई ने ये जो रास्ता निकाला, मुज़ाकरात शुरू हुए, पहले यही बड़े बदएतमादी के माहौल में हुए, लेकिन मुज़ाकरात शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप लिख के हमें दें, और वो लिख के देने का अमल भी इसलिए था कि उसके ऊपर बदएतमादी है दोनों तरफ, सिर्फ हुकूमत की तरफ नहीं है, उधर भी बदएतमादी। सो उन्होंने अल्टीमेटली दबाव में आके लिख के दे दिया। वो भी एक ऐसे लंबी फहरिस्त है मुतालबों की, लेकिन अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि 7 दिन में हमें जवाब दीजिए, गवर्नमेंट के जवाब का इंतजार तो करते। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप चौथे या 5वें दिन या तीसरे चौथे दिन आप ये कहते हैं कि जी मिस्टर ए ने ये कहा है हुकूमत की तरफ से और बी ने ये कहा है और सी ने ये कहा है। अगर आप तो इसलिए हम समझते हैं कि हुकूमत का इरादा तो दुरुस्त नहीं है, और इसी तरह हुकूमत चाहे तो वो इधर से कुछ CDEF 10 बंदे गिना देगी कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ये ट्वीट हुई, तो फिर तो कहीं इसका लामतना ही सिलसिला है। लिहाजा पीटीआई को चाहिए था कि वो सब्र करते। ये जो फ्रेंडली फायरिंग चल रही होती है या इधर उधर जो भी गुफ्तगू चल रही थी चलती रहती, लेकिन वो गवर्नमेंट के जवाब का इंतजार करते। गवर्नमेंट अपना एजेंडा को इंतजार हम करते, हम करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा, बिट्स एंड पीसेस में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बिट्स एंड पीसेस में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर आप शर्तें रखें और कहेंगे जी पहले ये शर्त माने फिर अगली बात करेंगे, फिर अगली माने फिर अगली बात करेंगे, तो ऐसे कभी मुज़ाकरात नहीं हुए। ये तरीका कार ही मुनासिब। ठीक है, तो आपको लगता है ऐसे जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा हमारे रूट और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। गजा में होने वाली जंगबंदी के बाद हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के तहत कैदियों और यरगमालियों के तबादले का सिलसिला जारी है। आज दूसरे मरहले में इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदी रिहा किए, जबकि दूसरी तरफ हमास ने 4 इसराइली खवातीन यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद चारों खवातीन रेड क्रॉस के जरिए इसराइल पहुंच गए। दूसरी तरफ इसराइली जेलों में कैद 200 फलस्तीनियों को रिहा किया गया। इनमें से 121 कैदी इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इन कैदियों के मगरबी किनारे पहुंचने पर हजारों फलस्तीनियों ने उनका इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। दूसरी तरफ गजा में जंगबंदी के बाद बिलाखिर इमदादी सरगर्मियों का भी आगाज हो गया और मुआहदे के तहत हर रोज 600 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई है। ये ट्रक बुनियादी जरूरियात जिंदगी का सामान लेकर गजा आ रहे हैं। बहाली के कामों में एक मसला उन लाशों का है जो अभी तक गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं और उन्हें निकालने का सिलसिला भी जारी है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक हालिया हमास इसराइल जंग में शहीद होने वाले 10,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की लाशें मलबे के नीचे मौजूद हैं, जिन्हें शदीद लड़ाई के दौरान निकाला नहीं जा सका। अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 60% इमारतें तबाह हो चुकी हैं और 20 लाख लोग बेघर हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली 2040 से पहले मुमकिन नहीं। 15 महीने जारी रहने वाली इस जंग में 47,000 फलस्तीनी शहीद हुए। जबकि जंग बंदी को 1 हफ्ता होने को है, तो उम्मीद है कि ये जो सीज फायर है ये कायम रहेगा और ये जो बहाली का काम है ये चलता रहेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।